सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और जहां छंद भाग 1 में हमने लघु और गुरु मात्रा को लगाना सीखा, हमने गण सीखे कितने गण होते हैं और हमने अनुष्टुप छंद को भी हमने सीख लिया है। आज भाग 2 में हम इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति इन तीनों ही छंद को बड़े ही आसान तरीके से सीखेंगे। बस आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले हम नियम देखते हैं। पहला नियम है कि इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। ये ध्यान रखना आपने, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। यदि एक चरण में 11 वर्ण है तो 4 चरणों में कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। यहाँ आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंद्र वज्रा छंद की पहले चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आप बोलोगे 11 वर्ण। यदि आपसे ये पूछ ले कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तब भी आप किस पे टिक करोगे? 11 वर्ण पे। उसने प्रत्येक चरण पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप। ऑप्शन में 11 भी होगा और 44 भी लिखा होगा, 44 भी लिखा होगा। यदि आपसे पूछता है कि इंद्र वज्रा छंद के प्रथम चरण में कितने वर्ण हैं, तब भी आप 11 लिखोगे। यदि पूछता है कि इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तब भी आप 11 पे ही टिक करोगे। यदि आपसे ये पूछ लेता है कि इंद्र वज्रा छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, जब वो कुल कर देता है, कुल कितने वर्ण होते हैं, जब आप कितना लिखोगे? 44। जब आप 44 पे टिक करोगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपका दूसरा नियम है कि इसमें 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और 2 गुरु लगते हैं। अब ये सेकंड लाइन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी, ठीक है? सिर्फ ध्यान रखें, इसमें 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और 2 गुरु दिखाई देंगे। किसमें? श्लोक में दिखाई देंगे, ठीक है? फिर है पहला वर्ण। जो इसका पहला वर्ण होगा, इंद्र वज्रा छंद का जो पहला वर्ण होगा वो गुरु होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। 2 बातों का ज़्यादातर ध्यान रखें आप। एक कि इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होंगे और दूसरा कि इसका पहला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। तो चले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि इंद्र वज्रा छंद में वर्ण कितने होते हैं? 11। एक चरण में यदि 11 वर्ण है तो 4 चरणों में कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे, ठीक है? और इसमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। और पहला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है ना? अब हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जब हमें श्लोक दिया जाएगा तो हमने सबसे पहले वर्णों को गिनना है, क्योंकि इंद्र वज्रा छंद, अनुष्टुप छंद, ये कौन से छंद कर रहे हैं हम? ये हम वर्णिक छंद कर रहे हैं ना। और वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों को गिना जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ण को गिनते हैं। देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आधे वर्ण को छंद में नहीं गिनते। इस बात को आपने ध्यान रखना है कि कोई आधा वर्ण हो या अवग्रह हो, इन दोनों को ही नहीं गिनते हैं। टोटल कितने हुए? 11 हुए। तो हम इस चरण में भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 आधे वर्ण को हम नहीं गिनते। 6 7 8 9 10 और 11, इसमें भी 11 चरण है। अब तीसरे चरण को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें भी 11 वर्ण है। 1 2 और 3, देखो आधे वर्ण की कोई गिनती नहीं है और अवग्रह वर्ण की कोई गिनती नहीं है। तो देखें, 1 2 3 आधे वर्ण और अवग्रह, इनको गिना नहीं जाता। 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपने देखा कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। देखो, इंद्र वज्रा छंद के ना एक ट्रिक है। वो क्या है? आपको ना पहले चरण से ही चल जाएगा पता। यदि पहले चरण में, मतलब चारों चरणों में वैसे 11 वर्ण होने चाहिए। मैं पहले चरण का आपको बता रही थी। पहले चरण में 11 वर्ण हैं और पहला वर्ण गुरु है, तो वहां पे कौन सा छंद होगा? वहां पे इंद्र वज्रा छंद होगा। और यही इस छंद की ट्रिक है।
कि वर्ण 11 हो और पहला वर्ण गुरु हो, तो आपने इंद्र वज्रा छंद पे टिक करना है। देखो इसके नाम को ध्यान से देखो, इंद्र वज्रा, ये ई है ना, ये आधा ना इस ई को क्या कर देता है, दीर्घ किसकी मात्रा आती है, गुरु की ना। तो बस कितने 11 वर्ण होने चाहिए और पहला वर्ण गुरु होना चाहिए। तो इंद्र वज्रा के नाम से ही आपको चल गया पता। अब देखो हाँ पे क्या है, अनुस्वार है ना, तो जिस जिस वर्ण पे अनुस्वार होता है वो वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। तो ये देखो इसका ही पहला वर्ण गुरु है, यहाँ भी पहला वर्ण गुरु है। आप कहोगे सा पे तो छोटी ही की मात्रा है, लेकिन ये अनुस्वार भी तो है जो इसको गुरु कर रहा है, और यहाँ पे ये भी गुरु है, और यहाँ पे आधा ना जो है अपने आगे वाले वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। तो ये भी क्या है, गुरु है। तो बस यदि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है और प्रत्येक चरण का पहला वर्ण गुरु है, तो कौन सा छंद होगा, तो वहां पे इंद्र वज्रा छंद होगा। आपने टिक कर दे। अब देखिए दूसरा नियम आपसे कहता है कि भाई इसमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होने चाहिए। मतलब इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में आपको 2 तगण दिखाई देंगे, 1 जगण और 2 गुरु। अब ये देखिए मैंने आपको कहा कि इसमें 2 तगण होने चाहिए। तगण कहाँ से, यहाँ से, ता से। और कितने वर्णों का समूह होता है, 3 वर्णों का। तो 1 2 3 ये क्या है, तगण। और इसकी मात्रा, अगर आप सेकंड नियम लगाओगे तो ऐसे पहले आप ऐसे इसको लिख लेना, या माता राज भान सल गहा, सिखाया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तगण हो गया, देखो मात्राएं लगा लो, गुरु गुरु, और ये क्या है, लघु। फिर क्या, ये कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 बार तगण, 1 बार जगण होना चाहिए। देखो जा से जगण है, 1 2 3, इसके क्या बने हैं मात्रा, ये लघु, ये गुरु और ये लघु। फिर क्या कहा उसने, 2 गुरु होने चाहिए, 2 क्या होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, 2 गुरु होने चाहिए। अब देखो मैंने इसमें कहा आपको कि 2 तगण होने चाहिए। तगण की मात्रा क्या है, गुरु गुरु और लघु। तो आपको प्रत्येक चरण में दिखाई देंगे। देखो आप, हाँ के बाद क्या है, हाँ के ऊपर क्या है, अनुस्वार है, तो क्या हो गया ये गुरु। ओ औ किस में आते हैं, दीर्घ में आता है, तो ये भी गुरु हो गया। 3 वर्णों का समूह होता है ना, 1 2 3, इन 3 वर्णों का, तो ये क्या है, गुरु। ये क्या है, लघु। हमें क्या मिल गया, तगण मिल गया। तगण कितने होने चाहिए, 2 ना, फिर गिन लो, 1 2 3, तो ये गुरु और ये क्या हो गया, लघु। तो 2 तगण हो गए। एक क्या होना चाहिए, जगण, और जगण की मात्रा क्या थी, लघु गुरु लघु। देखो 1 2 और 3, ये क्या है, लघु। इस या ने, जो ये इया है, या इसने क्या किया, इसने इस पा को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, तो गुरु की मात्रा आ गई। और ये जा है, क्या है ये, जा, और ये क्या हो गया, लघु, तो जगण हो गया। फिर इसने क्या कहा, 2 गुरु होने चाहिए। इस आधे सा ने अपने आगे वाले वर्ण को क्या कर दिया, दीर्घ, तो ये गुरु की मात्रा। अब ये विसर्ग जो है, इस विसर्ग ने अपने आगे वाले वर्ण को क्या कर दिया है, क्या कर दिया इसने, दीर्घ ना, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, गुरु। तो देखो आ गई ना, 2 तगण आ गया, 1 जगण और 2 गुरु। तो ऐसे आपको प्रत्येक चरण में दिखाई देगा। आप यहां भी देख ले एक बार, देखो यहां भी अनुस्वार है, तो ये भी क्या हो गया, गुरु। ओ की मात्रा है, ये भी गुरु, या ये क्या, लघु। यहां से 3 गिन लो, 1 2 3, तो ये क्या है, गुरु। आधे नए ने माँ को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, तो ये भी गुरु। और ये दा क्या है, लघु, ये लघु। अब देखो यहाँ पे 2 तगण हो गए, अब 1 जगण चाहिए, 1 2 3 वर्ण, ये क्या है, गुरु की मात्रा। आधे ना ने इस का को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया, तो ये गुरु। ये दा क्या है, लघु। अब 2 क्या होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, तो इस आधे सा ने रा को क्या कर दिया, गुरु कर दिया। और ये था के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग से पहले जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये गुरु हो गया। ऐसे आपको प्रत्येक चरण में दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु। और वैसे इसकी ट्रिक यही है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो और पहला वर्ण यदि गुरु है तो वहां पे इंद्र वज्रा छंद हो। देखिए ये भी इंद्र वज्रा छंद का एक उदाहरण है, आपके पास ऐसे ही उदाहरण लिखे आएंगे।
एक पंक्ति भी आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई गद्यांश उसने दिया और उस गद्यांश में से उसने एक पंक्ति ले ली और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें छंद कौन सा है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, 11 वर्ण हो और पहला वर्ण क्या हो, गुरु हो। तो गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने वर्ण हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इसकी और इसकी कोई मात्रा नहीं, 11 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए। और मैंने क्या कहा फिर, मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक चरण का पहला वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। यहाँ पे गुरु है, यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है, यहाँ गुरु है। तो कौन सा छंद हो गया ये हो गया इंद्र वज्रा छंद। देखो आपने कोई मात्रा लगा, आपने सेकंड नियम की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखें इसके नाम में ही तो छुपा हुआ है, आधा ना इस ई को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, गुरु की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ से ही हमें चल गया पता कि पहला वर्ण क्या होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अब देखें आपको वो एक पंक्ति भी दे सकता है, आपको कोई पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, उस गद्यांश में से आपसे पूछेगा कि उसमें से कोई भी एक लाइन उठाएगा और आपसे पूछेगा बताओ कि इसमें छंद कौन सा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले वर्णों को गिनना। देखो वर्ण अगर आपने सही गिने ना तो आपका छंद भी बिल्कुल सही होगा। जहां आपने वर्णों को गिनने में गलती कर दी वहीं आपका छंद भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपने अनुष्टुप छंद पढ़ा था तो वहां 8 वर्ण थे। आप इंद्र वज्रा छंद पढ़ रहे हो, वहां पे क्या है, 11 वर्ण है। तो आपने, मैं बार बार कहती हूँ, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आधे वर्ण और अवग्रह की कोई गिनती नहीं होती, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना आपने। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए। और पहला वर्ण आप बोलोगे अरे पहला वर्ण तो आ है, इसमें तो है ही नहीं गुरु की मात्रा, लेकिन ये ऊपर वाला रा क्या होता है, आधा होता है ना ये। और ये आधा वर्ण अपने आगे आने वाले वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसलिए छंद भाग एक वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझो, जितना हो सके उसको बार बार पढ़ो, सुनो उसको बार बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। तो इस एक लाइन से आपको ये चल गया पता कि ये कौन सा छंद है, ये भाई इंद्र वज्रा छंद है। इस एक पंक्ति से आपको चल गया पता। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको छंद जो है वो समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब दूसरा छंद है हमारा उपेंद्र वज्रा छंद। अब उपेंद्र वज्रा छंद क्या कहता है, इसके नियम देखें। इसके भी कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण होंगे। एक चरण में 11 वर्ण होंगे तो 4 चरणों में कितने हो गए, 44 वर्ण हो गए। और इसका सेकंड नियम क्या कहता है कि एक जगण होगा, पहले जगण आएगा, फिर तगण आएगा, फिर जगण आएगा और फिर 2 गुरु आएंगे। ये इसका सेकंड नियम है। और थर्ड कहता है कि पहला वर्ण लघु होना चाहिए। अब आप इंद्र वज्रा छंद आप समझ चुके हो, उसकी ट्रिक भी आपको चल गई पता, और आप उपेंद्र वज्रा छंद भी आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो और पहला वर्ण अगर लघु होगा तो वहाँ कौन सा छंद होगा, उपेंद्र वज्रा छंद। अब इसका नाम देखो, उपेंद्र वज्रा, पहला वर्ण क्या है, ऊ, और किसकी मात्रा है, लघु की मात्रा है। तो बस, तो पहला वर्ण क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। तो चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब हम कर रहे हैं उपेंद्र वज्रा छंद। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11, और 4 चरणों में कितने हो जाएंगे, 44। और यदि आपसे पूछे कि उपेंद्र वज्रा के पहले चरण में कितने वर्ण होते हैं तो 11 पे टिक करोगे। यदि पूछे उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं तब भी आप 11 पे ही टिक करोगे। और यदि पूछे उपेंद्र वज्रा में कुल कितने वर्ण होते हैं तब आप 44 पे टिक करोगे। तो पहले हम इसकी ट्रिक से कर लेते हैं
कि क्या होना चाहिए, 11 वर्ण होने चाहिए और पहला वर्ण क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। अब ये उदाहरण दिया गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। से पहले हम इसमें क्या गिनते हैं, 11 वर्ण गिनते हैं। तो आधे ता का अपना कोई मात्रा नहीं होती, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधे वर्ण की कोई गिनती नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं, 11 वर्ण हैं। और पहला वर्ण क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। तो ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है और ये भी लघु है। तो ये कौन सा छंद हो गया, ये छंद हो गया उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में क्या अंतर है, दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही छंदों के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। और भिन्नता क्या है, इंद्र वज्रा का पहला वर्ण गुरु होगा और उपेंद्र वज्रा का पहला वर्ण लघु होगा। अब इसका दूसरा नियम भी हम देख लेते हैं। तो आपको ये पंक्ति अब तो याद हो गई होगी, य माता राजभान सलगहा। और इसी एक पंक्ति से हमारे पूरे 8 गण जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये देखें, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, एक क्या होगा, जगण होगा। तो जगण यहाँ से 1 2 3 क्या होगा, एक लघु गुरु और लघु, एक तगण होना चाहिए। तो देख लेते हैं तगण में, ये 1 2 3 ता यहाँ से 3 वर्ण गिनो, 1 2 3 क्या होंगे, 2 गुरु और एक लघु। अब देखो इसने क्या कहा, पहले क्या होगा, जगण होगा। तो लघु गुरु लघु, फिर इसने कहा कि तगण होगा। तगण ये रहा 1 2 3, 2 गुरु हैं और एक लघु है। फिर इसने कहा कि एक जगण होगा, तो क्या आएगा, लघु गुरु और लघु। फिर क्या कहा इसने, 2 गुरु होंगे। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखें, इसमें इसने क्या कहा कि पहले जगण, फिर इसमें तगण, फिर इसमें जगण और फिर इसमें 2 गुरु, इसने ये बोला है ना। और जब आप इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का सेकंड नियम देखोगे ना, दोनों को लिखकर, तो आप देखोगे अरे सिर्फ पहला जो वर्ण है ना वो अलग है, बाकी तो बिल्कुल सेम ही है। एक बार लिख के देखना आप, ठीक है। अब इसने क्या कहा, पहले क्या होना चाहिए, हमारा जगण होना चाहिए। और जगण की मात्रा क्या है, लघु गुरु लघु। तो देख लेते हैं, देखो ये वाह क्या है, लघु है और इस पे एक ही मात्रा आई है, गुरु है, और ये क्या है, लघु है। तो हमारा जगण हो गया। फिर इसने कहा कि तगण होना चाहिए, तगण की बारी आ गई। अब तो देखो 3 गिनो, 1 2 3, ये 2 गुरु हो गए और ये लघु हो गया। फिर इसने कहा फिर क्या आना चाहिए, जगण आना चाहिए। तो 1 2 और 3, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, पापे छोटे ई की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, ये गुरु सॉरी लघु हो जाएगा। तो ये लघु, ये गुरु और ये क्या हो जाएगा, लघु। तो ये जगण हो गया हमारा। फिर इसने कहा 2 गुरु होने चाहिए। अब माँ पे एक ही मात्रा है, तो ए आई किस में आते हैं, गुरु में। अब वाह क्या है, वाह तो लघु है, लेकिन इसने ये कहा, मतलब ये छंद में एक बात आपने ध्यान रखनी है कि पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु और गुरु मान लिया जाता है। यदि हमें आवश्यकता लघु की है तो हम इसे लघु मान लेंगे, यदि हमें आवश्यकता गुरु की है तो हम गुरु मान लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि पद के अंत में आवश्यकता अनुसार लघु और गुरु मान लिया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या मानना है, गुरु को मानना है। तो हमने यहाँ पे गुरु को मान लिया, है ना। हमारा हो गया ना, ये हमारा पहले जगण आ गया, फिर तगण आ गया, फिर जगण आ गया और फिर क्या आ गया, 2 गुरु आ गए। यहाँ भी ऐसे ही होगा, देखो वह क्या है, गुरु, सॉरी वह क्या है, लघु, और ये क्या है, गुरु, और ये क्या है, लघु। अब यहाँ से 3 गिन लो, 1 2 3 वर्ण ध्यान से गिनने हैं, आधा वर्ण की कोई गिनती नहीं। तो अब क्या आना चाहिए, जगण तो आ गया, अब क्या आना चाहिए, तगण आना चाहिए ना। आधे ना ने बा को क्या कर दिया,
दीर्घ कर दिया तो ये गुरु, और ये क्या है, धापे, ऊ की मात्रा है, लेकिन ये श आधा है तो ये अपने आगे वाले वर्ण को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, गुरु, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लघु। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा तगण हो गया। फिर जगण, जगण है 1 2 और 3, तो लघु, गुरु और लघु। और अंतिम क्या होना चाहिए, 2 गुरु होने चाहिए, माप एक ही मात्रा गुरु, और अंतिम वर्ण को आवश्यकता अनुसार गुरु और लघु मान लिया जाता है। तो ये हमने गुरु मान लिया। जब आप प्रत्येक चरण में देखोगे ना, तो प्रत्येक चरण में आपको एक जगण दिखाई देगा, फिर तगण, फिर जगण, फिर 2 गुरु। आपने अगर ट्रिक के साथ करना है तो बस यही ध्यान रखना है कि पंक्ति में 11 वर्ण होने चाहिए और पहला वर्ण जो है वो लघु होना चाहिए, और आपको छंद के नाम से ही चल जाएगा पता। जैसे मैंने कहा उपेंद्र वज्रा, तो ऊ क्या है, लघु है, तो बस तो पहला वर्ण क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। अगर आपको छंद समझ में आ रहा है तो इसे जल्दी से पहले लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। देखिए आप एक और उदाहरण, जैसे मैं आपको पहले ही कह रही थी, कोई भी गद्यांश अगर आपके उसमें आया होगा पेपर में, तो उस गद्यांश में से एक पंक्ति दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इसमें छंद कौन सा है, तो एक पंक्ति भी आपको दे सकते हैं। बस आपने वर्ण आपको सही गिनने आने चाहिए। तो गिन लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने वर्ण हो गए, 11। अब हमारे मन में आ रहा है कि उपेंद्र वज्रा या इंद्र वज्रा है, तो बस क्या ट्रिक है, पहला वर्ण देख लो। पहला वर्ण क्या है, प, और ये क्या है, लघु, तो कौन सा छंद होगा, उपेंद्र वज्रा। अगला छंद है हमारा उपजाति छंद। अब इसके नियम देख लेते हैं। 11 वर्ण हो, इसका मतलब इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति छंद, तीनों में ही कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण एक चरण में, और 4 चरणों में कितने हो जाएंगे, टोटल कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 44। और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, किस पे टिक करोगे, 11 पे टिक करोगे। वहाँ पे 44 भी लिखा होगा, लेकिन प्रत्येक चरण जब पूछता है तो किस पे टिक करोगे, 11 पे करोगे। यहाँ पे कई गलती करते हैं, 44 पे टिक कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, जब कुल पूछे ना तब भी आपने 44 पे टिक करना है। अब उपजाति छंद जो है वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिश्रित रूप है। मतलब उपजाति छंद में जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये श्लोक है, इसमें कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति छंद, अनुष्टुप छंद, कौन सा छंद है, तो ध्यान रखना इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित जो छंद होगा वो कौन सा छंद होगा, वो उपजाति छंद होगा। जैसे अब देखो एक श्लोक में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, तो उस श्लोक में आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देंगे 2 चरण आपको इंद्र वज्रा के दिखाई दे सकते हैं और 2 चरण आपको उपेंद्र वज्रा के। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक चरण आपको दिखाए इंद्र वज्रा का और बाकी 3 चरण आपको दिखे उपेंद्र वज्रा के, और ऐसा भी हो सकता है कि एक चरण आपको दिखे उपेंद्र वज्रा का, सॉरी इंद्र वज्रा का, और बाकी दिखे आपको उपेंद्र वज्रा के। ऐसे भी हो सकता है। मतलब जिस श्लोक में आपको दोनों छंद दिख जाएं, इंद्र वज्रा भी और उपेंद्र वज्रा भी, वहां आपने टिक किस पे करना है, उपजाति छंद पे। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, उपजाति छंद किन छंदों का मिश्रित रूप है या किन छंदों से मिलकर बना है, तो किन से मिलकर बना है ये, किन का मिश्रित छंद है ये, तो ये है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और जब तक मैं पेन से नहीं समझाती ना खुद लिख के, मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता, तो आप ध्यान से समझें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने आपको बताया उपजाति छंद में 11 वर्ण होते हैं। यदि एक चरण में 11 वर्ण हैं तो 4 चरणों में कितने हो जाएंगे, 44। और ये छंद किसका मिश्रित है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। अब देखें इंद्र वज्रा में ना से ना जो है आधा ना अपने आगे वाले वर्ण को क्या कर देता है, गुरु कर देता है। तो इंद्र वज्रा छंद में प्रत्येक चरण का पहला वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। उपेंद्र वज्रा छंद पहला वर्ण क्या है, लघु। तो उपेंद्र वज्रा छंद में
प्रत्येक चरण का पहला वर्ण क्या होगा? लघु। बस इस ध्यान देखते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। सबसे पहले हम इसमें वर्णों को गिन लेते हैं। कितने वर्ण होने चाहिए? 11 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी 11 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी 11 वर्ण है। आगे देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी 11 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी 11 वर्ण है। ध्यान रखना, हम वर्णिक छंद कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्णों को गिन रहे हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति तीनों ही छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। और टोटल कितने होते हैं? 44 होते हैं। लेकिन सेकंड नियम आपको बताता है कि इंद्र वज्रा छंद में पहला जो चरण होगा वो क्या होगा? गुरु होगा। और उपेंद्र वज्रा का पहला चरण क्या होगा? लघु होगा। और उपजाति में दोनों दिखाई देंगे। देखें आप, ये क्या है? ये ए आई किस में आता है? दीर्घ में। गुरु है। ज्ञ, यहाँ पे भी गुरु है। ये पूरा करके देखना आपने। ते, यहाँ पे भी गुरु है। लेकिन माँ, ये क्या है? लघु। दोनों छंद दिख गए आपको इंद्र वज्रा भी दिख गया, आपको उपेंद्र वज्रा भी दिख गया। तीनों में गुरु है, इसमें लघु है। दोनों छंद आपको दिखाई दे गए। तो ये कौन सा छंद हुआ? ये हुआ आपका उपजाति छंद। आपने टिक कर देना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब उपजाति छंद आएगा तब उसमें दो चरण जो हैं वो इंद्र वज्रा के हो सकते हैं, 2 चरण उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 3 चरण इंद्र वज्रा का और 1 चरण उपेंद्र वज्रा का हो। ये भी हो सकता है कि 1 चरण जो है वो इंद्र वज्रा का हो और 3 चरण उपेंद्र वज्रा का हो। ये भी हो सकता है। तो आपने चारों चरण आपने करके देखने हैं। जब आपको एक श्लोक में 2 छंद आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना वहां पे कौन सा छंद है, वहां पे उपजाति छंद है। एक और उदाहरण करके देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण। ध्यान रखना, आधे वर्ण और अवग्रह की कोई गिनती नहीं होती। इसलिए मैं कहती हूँ आपको बार बार, छंद का भाग 1 है, उसको ध्यान से सुने और देखें। सब वर्णों का खेल है। यदि आपने वर्ण अच्छे से गिन लिए तो आप छंद बहुत जल्दी पता लगा लोगे। यदि वर्ण गिनने में गलती कर दी तो वहीं आपका छंद गलत हो जाएगा। यहाँ भी देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ भी 11 वर्ण। 1 देखो, ये भी आधा है, ये भी आधा है, हलंत है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और माँ भी आधा है। तो इसमें भी क्या है? 11 वर्ण। अब यहाँ देखें, पहला वर्ण क्या है? गुरु। इसमें भी, इस चरण में भी पहला वर्ण क्या है? गुरु। और यहाँ पे ता पे री से ऋषि की मात्रा है। किस में आती है? लघु में आती है ना। ये क्या है? लघु। ठीक है। सा, आधा सा आगे है और इसके बाद कोई वर्ण नहीं है जिसको ये क्या करे? लघु गुरु करे, जिसे ये नहीं है ना। तो क्या है? हम ता क्या है? गुरु। तो जल्दी मैं भाग 3 लेके आऊंगी छंद का, और जितना हो सके आप इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।